नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहिंदर सिंह कृषि गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कृषि विकास अधिकारी के इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रॉप ज्योमेट्री के विषय में पढ़ेंगे। आइए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। क्रॉप ज्योमेट्री होती क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है क्रॉप ज्योमेट्री में पहला ही कि अगर आपके पास सफिशिएंट अच्छी क्वालिटी का सीड है, आपके पास न्यूट्रिशन की फैसिलिटी है, इरिगेशन की फैसिलिटी है, तो यील्ड किससे डिटरमाइन होगी? यील्ड डिटरमाइन होगी, उसका आंसर होगा क्रॉप ज्योमेट्री। तो क्रॉप ज्योमेट्री क्या हुई? तो रो टू रो अरेंजमेंट और प्लांट टू प्लांट अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? क्रॉप ज्योमेट्री कहते हैं। और क्रॉप ज्योमेट्री से क्या डिसाइड होता है कि वो कितना न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट करेगी, कितनी सनलाइट हार्वेस्ट करेगी, कितना वाटर यूज एफिशिएंसी होगी, कितना लीफ एरिया इंडेक्स होगा, ये सब क्रॉप ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। और क्रॉप ज्योमेट्री तीन बड़े भागों की होती है: ब्रॉडकास्टिंग, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि सीड को अनइवनली किसी फील्ड में डाल दिया जाता है। जैसे ये हमारे पास फील्ड है और इसमें हमने सीड प्लेसमेंट ऐसे कर दी, तो उससे क्या होगा कि प्लांट टू प्लांट और प्लांट की डिस्टेंस जो होती है रो में, वो अनइवन होती है। इसका मतलब इस क्षेत्र में इंटर प्लांट और इंट्रा प्लांट कंपटीशन बहुत अधिक होता है। अब ज़्यादा कंपटीशन होगा तो क्या होगा? यील्ड पर यूनिट एरिया डिक्रीज हो जाएगी। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि इंटर और इंट्रा प्लांट कंपटीशन किस में सबसे ज़्यादा होता है? तो ब्रॉडकास्टिंग में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है कि इंटर कल्टीवेशन कहाँ पॉसिबल नहीं है, उसका आंसर भी क्या आता है? ब्रॉडकास्टिंग आता है। उसके बाद होती है स्क्वायर ज्योमेट्री। स्क्वायर ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं? फील्ड को पूरा लेआउट करने के बाद हम प्लेस करते हैं सीड को या प्लांट्स को इक्वल डिस्टेंस पे। इसका मतलब रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस सेम होती है। ऐसी प्लांटेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि टू वे इंटरकल्टिवेशन सेम इम्प्लीमेंट से सेम टाइप में पॉसिबल होती है। और इसमें इंटर प्लांट और इंट्रा प्लांट कंपटीशन सबसे कम होता है। तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी स्क्वायर प्लांटिंग होगा कि किस प्लांटिंग ज्योमेट्री में सबसे कम इंटर और इंट्रा प्लांट कंपटीशन होता है। जब हर प्लांट के बीच में रो और प्लांट के बीच में दूरी सिमिलर है, तो वो इजीली न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट कर सकते हैं, इजीली सनलाइट हार्वेस्ट कर सकते हैं, इजीली इरिगेशन फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, और लगभग सब में सिमिलर लीफ एरिया इंडेक्स होता है अगर सारी चीज़ें एक समान हैं तो। उसके बाद आता है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर प्लांटिंग में क्या होता है कि रो टू रो डिस्टेंस तो सेम रहती है, बट प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस में चेंज हो सकते हैं। इसलिए इस रेक्टेंगुलर को हम चार अलग अलग भागों में बांटते हैं: सॉलिड रो, पेयर्ड रो, स्किप रो और ट्रायंगल रो। अब इसमें क्या होता है? रेक्टेंगुलर में प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस तो सेम रहती है क्योंकि उनकी डिस्टेंस सिमिलर रहेगी। तो इसमें क्या होगा? क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव कि किस में रो टू रो डिस्टेंस ज़्यादा होती है और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कम होती है। तो उसका आंसर आएगा हमारे पास रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री, क्योंकि इसमें रो हमेशा स्पेसियस होती है क्योंकि इंटरकल्टिवेशन ज़्यादा इनमें होता है और इस साइड होता है। स्क्वायर में और रेक्टेंगुलर में सबसे बड़ा अंतर क्या आता है कि इसमें एक जैसी मशीनरी से हम इंटरकल्टिवेशन कर सकते हैं स्क्वायर में, क्योंकि दोनों तरफ डिस्टेंस समान है, जबकि इसमें एक तरफ वाइड है एक तरफ नैरो है, तो एक ही इम्प्लीमेंट से इंटरकल्टिवेशन करना मुश्किल होता है। अब आती है सॉलिड रो। सॉलिड रो में क्या होती है? रो तो सेम रहती हैं लेकिन प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस अनइवन हो जाती है। जहाँ सीड रेट जिनका ज़्यादा होता है, जैसे मेज, जैसे व्हीट, इन क्रॉप में क्या होता है, क्योंकि जब हम सोइंग करते हैं सीड ड्रिल से या सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल से, तो रो पैटर्न तो सिमिलर रहेगा क्योंकि वो फिक्स्ड होती है टाइम्स, और जो सीड उसके अंदर जब गिरेगा तो वो अनइवन गिरता है। तो ये ऐसी प्लांटिंग हम क्या कहते हैं? सॉलिड रो प्लांटिंग कहते हैं। उसके बाद आती है पेयर्ड रो। पेयर्ड रो में क्या होता है? स्पेसिंग वाइडर रखते हैं हम। जो रो टू रो डिस्टेंस है वो वाइड होती है फील्ड के अंदर प्लेसमेंट, और जो बीच का स्पेस है इसमें हम इंटरक्रॉप लगाते हैं।
जैसे कॉटन क्रॉप में हमने मूंग लगा दिया, ये क्या कहलाती है, पेड़ रो कहती हैं। और इस पेड़ रो का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि दोनों के बीच में कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि दोनों की रूट की डेप्थ अलग अलग होती है, दोनों की कैनोपी अलग होती है, तो इसलिए इस बचे हुए क्षेत्र से हम ज़्यादा यील्ड पर यूनिट एरिया ले सकते हैं, वो पेड़ रो का एडवांटेज है। दूसरा है स्किप रो, दैट इज सिमिलर टू दी पेड़ रो, ये सेम पेड़ रो रहेंगे ऐसे ही, इसमें से एक जैसे नाम में है स्किप कर देते हैं तो हमारे पास दो रो के बीच में एरिया बढ़ जाता है। और हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उन क्षेत्र में करना पड़ता है जहाँ पर रेन फेड कंडीशंस होती हैं, कि पानी कम होता है और बरसात के ऊपर खेती निर्भर करती है, तो जो मेन क्रॉप होती है उसकी स्पेसिंग वाइड कर देते हैं और बीच में हम इंटर क्रॉप लगाते हैं, ताकि किसी भी कारणवश कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन एडवर्स हो जाती हैं तो फार्मर को कुछ तो यील्ड मिले, इसलिए हम स्किप रो करते हैं। अब क्वेश्चन आता है स्किप में और पेड़ रो में अंतर क्या है। स्किप में और पेड़ रो में अंतर पहला तो ये है कि पेड़ रो अच्छी ज़मीन पे होती है और स्किप रो रेन फेड में होती है। दूसरा बड़ा अंतर इसमें है कि पेड़ रो में बेस क्रॉप की जो प्लांट पॉपुलेशन होती है वो सेम रहती है, जबकि स्किप रो में कम हो जाती है, क्योंकि एक रो ही पूरी स्किप हो जाती है। लास्ट है ट्रायंगुलर रो। ट्रायंगुलर रो किस में करते हैं, जिन प्लांट की कैनोपी ज़्यादा होती है, जैसे मैंगो है, जैसे बरगद है, ऐसी चीज़ें लगाते हैं उनकी कैनोपी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे प्लांट्स अगर हम लगाते हैं तो वो ज़्यादा स्पेस ग्रहण करते हैं, उसको कम करने के लिए हम ट्रायंगुलर प्लेसमेंट करते हैं प्लांटिंग मटेरियल की। तो जैसे ये हमारा फील्ड है तो हमने एक प्लांट यहाँ लगा दिया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ, तो हमारे ऐसे ट्रायंगल्स बनते हैं। तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्रीज हो जाते हैं पर यूनिट एरिया। तो एग्रोनॉमी का भी और एग्रीकल्चर का भी एक ही मोटिव मिशन है कि यील्ड सस्टेन रहे, यील्ड इंक्रीज रहे, और जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका कम से कम ह्रास हो और पर यूनिट एरिया ज़्यादा इनकम जनरेट हो। हमने क्रॉप ज्योमेट्री पढ़ी क्योंकि हम उससे प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं, और वो मेंटेन करने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमें लीफ एरिया इंडेक्स सही मिल सके। तो लीफ एरिया इंडेक्स क्या होता है, लीफ एरिया इंडेक्स होता है लीफ एरिया बटे ग्राउंड एरिया। तो एरिया दोनों मीटर में हम नापते हैं, तो अगर ये दोनों कट जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है कि लीफ एरिया इंडेक्स क्या है, तो ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस, क्योंकि इसकी कोई डायमेंशन होती ही नहीं। अब लीफ एरिया इंडेक्स करता क्या है, जब लीफ एरिया इंडेक्स क्या करेगा, प्लांट की ग्रोथ को डिटरमाइन करेगा, किसके हिसाब से, मास के हिसाब से। तो ग्रोथ किस में नापता है लीफ एरिया इंडेक्स, कि कितना मास डेवलप हुआ कितने यूनिट एरिया से, तो वो क्या कहलाता है, लीफ एरिया इंडेक्स कहलाता है। और ये लीफ एरिया इंडेक्स किस और क्या मेन डिसाइड करता है कि कार्बन की पार्टीशनिंग कितनी होगी, किसके बीच में, ऑर्गन्स के बीच में, कि लीफ में कितना गई, स्टेम में कितना गई, रूट में कितना गई, फ्रूट्स में कितना गई, और फ्रूटिंग फ्लावरिंग में कितना गई। तो वो सारी चीज़ किस पे डिपेंड करती है, लीफ एरिया इंडेक्स के ऊपर। और लीफ एरिया इंडेक्स क्या है, एक नॉन लीनियर क्वांटिटी है। कैसे होती है नॉन लीनियर, कि जैसे जैसे प्लांट जर्मिनेट होता है, आगे की तरफ ग्रोथ बढ़ती है, तो धीरे धीरे पत्तों की संख्या बढ़ती है, तो सारा ग्राउंड एरिया जर्मिनेशन के टाइम खाली रहता है। तो उस टाइम पे जो सूरज की रोशनी होती है उसको कम हार्वेस्ट कर पाते हैं, बाकी बैरन लैंड पे ज़्यादा एनर्जी ड्रॉप होती है सन की। तो जैसे जैसे डेज बढ़ेंगे, नंबर ऑफ डेज आफ्टर सोइंग बढ़ेंगे, वैसे वैसे लीफ एरिया बढ़ेगा। लीफ एरिया बढ़ेगा तो मास ज़्यादा जनरेट होगा और एक टाइम पे जाके मैक्सिमम हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, लीफ एरिया इंडेक्स कब सबसे ज़्यादा होता है, तो लीफ एरिया इंडेक्स फ्लावरिंग टाइम में सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम कब होता है, जब जर्मिनेशन होता है। और जब पूरी फ्लावरिंग आ जाती है तो उसके बाद नीचे की जो पत्तियां होती है प्लांट की, वो धीरे धीरे सूख कर गिरना शुरू हो जाती हैं, तो लीफ एरिया इंडेक्स घटना शुरू हो जाता है और सेंसेशन के पास वो लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है। ये लीफ एरिया इंडेक्स का
ग्राफ है जो आपको ग्रोथ दर्शाता है और उसके नंबर ऑफ डेज दर्शाता है। उसी प्रकार से लीफ का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लीफ के एंगल है 15, 30, 45 और ये 90 तक। ये यील्ड है टेंटेटिव और ये लीफ एरिया इंडेक्स है। अब आप देखिए लीफ एंगल कितना बड़ा रोल प्ले करेगा। ये एक प्लांट है आपके पास, ये इसकी लीव्स हैं और सेम डेज का एक प्लांट है और ये इसकी लीव्स हैं। अब इनमें कितना बड़ा अंतर होगा ये आप इस ग्राफ में देखेंगे। जैसे ग्रोथ स्टार्ट हुई 0 से, लीफ एरिया धीरे धीरे बढ़ता शुरू हुआ तो 3, 6, 9 तक चला जाता है और अमूमन 12 तक इसको मानते हैं। तो लीफ का एंगल अगर कम है यानी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है तो स्टार्टिंग में तो ठीक है, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता जाएगा, बड़ा होता जाएगा तो लीफ एरिया और बढ़ता चला जाएगा। और अब क्या सिचुएशन आई, जब प्लांट फ्लावरिंग के टाइम पे पहुंचेगा तो ये प्लांट तो सन की एनर्जी को पूरा ले लेगा लेकिन नीचे की पत्तियों तक नहीं पहुंचेंगी। इस टाइम पे जहां पर लोअर लीफ एंगल्स होते हैं 15, 30, 45 तक, तो ये देखो यील्ड 4, 5, 6, 7, 8 तक चली जाती, इससे ज़्यादा नहीं हुई क्योंकि इस ऊपर के प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, नीचे वाले ने रेस्पिरेशन ज़्यादा किया, तो जो एनर्जी जितनी बनी उससे ज़्यादा खपत होगी तो प्लांट की यील्ड घटेगी। और इसका उल्टा वर्टिकल में ये प्लांट बड़ा हुआ और लीव्स आई इसके ऊपर, जब लीव्स आती हैं तो इसके अंदर से पेनिट्रेट कर जाती है नीचे वाले लीव्स में भी, तो प्लांट ज़्यादा एनर्जी को कन्वर्ट कर पाता है, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस बना पाता है। तो हमेशा हॉरिजॉन्टल जो लीव्स होती हैं उन प्लांट्स की यील्ड घटती है क्योंकि सूरज की रोशनी नीचे पत्तियों पर नहीं जा पाती, जबकि वर्टिकल में जो सूरज की रोशनी होती है वो नीचे की पत्तियों तक पहुंच जाती है और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो यील्ड इंक्रीज हो जाती है। अब इसको इस ग्राफ में देखिए, जब लीफ का एंगल छोटा है यानी हॉरिजॉन्टल है तो यील्ड आती है कम। जब वर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं उसी दिन पे मान लो किसी का एंगल है 75 यानी ये मेन स्टेम है और यहाँ तक उसका लीफ है, तो क्या हुआ उस टाइम पे इसकी यील्ड जाती 12, जबकि अगर एंगल कम है तो वो रह जाती है यहाँ। तो इसका मतलब हमेशा एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस लीफ एरिया इंडेक्स की हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, वो किससे, क्रॉप की ज्योमेट्री से डिसाइड करते हैं। तो जितना ज़्यादा लीफ एरिया इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी और उतना ही ज़्यादा यील्ड हमें मिलेगा। जितना हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होगी प्लांट की लीफ का अरेंजमेंट होगा उतनी यील्ड कम होगी, जितना वर्टिकल होगा उतना ही ज़्यादा यील्ड हमें ज़्यादा मिलेगी। हमने ये देखा कि लीफ एरिया इंडेक्स टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करके देखा और लीफ एरिया इंडेक्स हमने एंगल के अगेंस्ट प्लॉट करके देखा, तो यील्ड में वेरिएशन आता है। अब हम प्लॉट करके देखते हैं प्लांट पॉपुलेशन को किसके साथ, यील्ड के साथ। तो प्लांट पॉपुलेशन का और यील्ड का भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्स है। ये जैसे जैसे प्लांट पॉपुलेशन यानी प्लांट्स पर मीटर स्क्वायर बढ़ते हैं 2, 4, 6, 8, 10, तो क्या होता है, तो जब यील्ड की बात करते हैं ये हायर यील्ड आ जाती है। ये 2 टन, 3 टन, 4 टन, 5 टन टेंटेटिव मानते हैं, तो ये टन पर हेक्टेयर यील्ड बढ़ी। तो जब हमारे पास प्लांट पर यूनिट मीटर कम होते हैं तो क्या होगा, यील्ड ज़्यादा आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्लांट है हमारे पास, ये एरिया है, यहाँ पर हमने दूर दूर प्लांट लगा दिया, तो इससे क्या हुआ, यील्ड पर प्लांट तो ज़्यादा आएगी कि एक प्लांट मान लो 500 ग्राम देता है और अगर हमने प्लांट को डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया तो अब ये मान लो 5 इससे मिला, 5 इससे मिला, तो हमें 500 ग्राम मिला दिया तो 1000 ग्राम की पैदा हुई। जैसे जैसे प्लांट हमने बढ़ा दिए ये 10 तक चले गए तो इनकी यील्ड घट जाती है। मान लो केवल एक प्लांट 200 ग्राम की पैदा देता है। अब देखो इसके दो की जगह हमने कितने प्लांट कर दिए, 10, और एक प्लांट कितनी देता है, 200, तो 10 गुणा 200 यानी 2000 ग्राम। यानी उस एरिया से प्लांट नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया बढ़ाने से ग्रेन यील्ड इंक्रीज होती है, जबकि यील्ड पर प्लांट तो घटी पर यील्ड पर यूनिट एरिया इंक्रीज हुई प्लांट डेंसिटी बढ़ाने से।
क्योंकि इसमें इंटर प्लांट कंपटीशन नहीं था, इसमें इंटर और इंट्रा दोनों थे, तो प्लांट्स ने ज़्यादा कम्पिटिटिव नेचर के कारण ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को हार्वेस्ट किया और कम समय में ज़्यादा यील्ड हमें दी। दूसरा, ये यील्ड की बजाय बायोमास में इसका उल्टा होता है। जब प्लांट पॉपुलेशन कम होती है तो यील्ड कम होती है, और प्लांट पॉपुलेशन बढ़ती है तो यील्ड बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा फोडर क्रॉप्स में होता है, जो चारे वाली फसलें होती हैं उनमें। तो क्या होगा, अगर प्लांट हमने, ये हमारा फील्ड है, हमने एक प्लांट लगा दिया, मान लो हमने ज्वार का, तो सोरगम में क्या होगा, ये सोरगम का एक प्लांट यहाँ, एक प्लांट यहाँ, एक प्लांट यहाँ, एक प्लांट यहाँ, तो इसकी जो स्टेम होगी वो मोटे साइज की होगी, और वो ना चारे में ढंग से काम आती है, पशु पसंद नहीं करते, तो उसमें बायोमास कम हुआ। अब इसी जगह हम इसकी सीड रेट को इंक्रीज कर देते हैं, तो क्या हुआ, नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्रीज हुए, तो उनकी स्टेम कम होगी, क्योंकि हर प्लांट जिंदा रहने के लिए उसको ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस की। और फोटोसिंथेसिस कब करेगा, जब वो सूरज के संपर्क में आएगा, सूरज उसको दिखेगा, तो हर प्लांट आपस में compete करता है और ऊपर निकलने की कोशिश करता है। इसलिए अगर आपने फील्ड में भी देखा होगा, जिन प्लांट्स की, फोडर प्लांट्स की स्पेसिंग कम होती है, उस ज्वार की हाइट ज़्यादा जाती है, और जिसमें स्पेसिंग कम होती है उनकी स्टेम साइज बढ़ती है, उनकी हाइट नहीं बढ़ती। तो प्लांट पॉपुलेशन का और यील्ड का दो अलग अलग बिहेवियर होती है। जब ग्रेन की बात करते हैं हम, तो ग्रेन में पर यूनिट एरिया अगर यील्ड हमें चाहिए तो हमें नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ाने पड़ेंगे, और अगर फोडर क्रॉप की बात करते हैं तो हमें अगर उनकी पैलेटेबिलिटी बढ़ानी है, उनकी फोडर की बायोमास यील्ड बढ़ानी है, तो हमें प्लांट पॉपुलेशन इंक्रीज करनी पड़ेगी, ताकि उनकी लेंथ बढ़े और वो उनके बीच में इंट्रा प्लांट कंपटीशन और इंटर प्लांट कंपटीशन ज़्यादा हो, जिससे कि बायोमास की यील्ड ज़्यादा हो। इसी के साथ हमारा सीड का चैप्टर खत्म होता है। आगे नए अध्याय के साथ हम दोबारा मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। सब्बा खैर, नमस्कार।